जय हिंद दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबरें हैं। और आपको पता ही है दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में केवल खबरें ही नहीं बताता हूं, केवल जानकारी ही नहीं देता हूं, बल्कि आपको सुझाव भी देता हूं, सॉल्यूशन भी बताता हूं, ताकि आपका फायदा ही फायदा हो। जी हां दोस्तों, कर्मियों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। 8th CPC 2.86 गठन शुरू, 18 महीने का DA और लोन सस्ता, ब्याज मिले कैसे ज्यादा, टैक्स माफ, नो ITR, इन सब चीजों पर बताऊंगा दोस्तों, एक्सपीरियंस बताऊंगा, सुझाव बताऊंगा, इसलिए जरूर देख लेना दोस्तों। सबसे पहली एक अच्छी खबर है दोस्तों कि RBI ने अपने रेपो रेट में कटौती कर दी है। जी हां दोस्तों, रेपो रेट को 6.5 से घटा करके 6.25 कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इससे होगा क्या। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का फायदा है, चाहे पेंशनर्स हैं, चाहे वो कर्मी हैं, इसके अलावा कोई भी है, सभी के लिए फायदा है दोस्तों। जी हां, अब इससे क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट अगर घटता है, रेपो रेट पर क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जिस पर बैंक्स RBI से पैसा उठाते हैं, जिस रेट पर। अब जो बैंक हैं जब RBI से पैसा उठाएंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उठाएंगे, तो होगा क्या इससे दोस्तों, आपको भी जो आप, क्योंकि आप बैंक से क्या लेते हैं, आप लोन लेते हैं, ऐसी चीजें लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको लोन में आपकी घटौती हो जाएगी, आपने लिया हुआ होगा लोन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका फायदा क्या है, आपके लोन सस्ते हो जाएंगे। चाहे आपने कार लोन लिया होगा, किसी ने हाउसिंग लोन लिया होगा, कुछ पेंशन लोन होगा, तो ये सारी चीजें आपकी सस्ती हो जाएंगी। और कितनी सस्ती होंगी आप यहां पर देख सकते हैं, कैलकुलेशन के आधार पर कितना आपकी जो पर मंथ की EMI होगी वो घट जाएगी। लेकिन सबकी नहीं घटेगी, किसकी घटेगी ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आपकी जो EMI होती है दोस्तों, दो तरीके से आपकी EMI पे होती है। एक होता है दोस्तों, शुरू में जब आप लोन लेते हैं एक फिक्स रेट पे ले लेते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों फ्लोटिंग रेट पर लेते हैं। आप फिक्स रेट पे क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी कम चल रहा होता है, और उस समय जो है फिक्स कर देते हैं कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम पूरा लोन का पेमेंट करेंगे। और बाद में भले ही जो है रेट बढ़ भी जाए, ब्याज रेट बढ़ भी जाए, लेकिन वो उतने कम पर ही देते रहते हैं। यह होता है फिक्स। लेकिन इसका नुकसान भी क्या होता है कभी कभी, कि जब आप लेते हैं, आपने फिक्स में ले लिया, हो सकता है उस समय ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, लेकिन बाद में अगर कम हो जाए तो आपको उसी पर देना पड़ता है। लेकिन जो फ्लोटिंग होता है दोस्तों, फ्लोटिंग में क्या होता है, जब भी आपके जो RBI के थ्रू ऐसे घटाए जाते हैं रेपो रेट वगैरह, लोन के ऊपर कम ज्यादा ब्याज होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जिनका फ्लोटिंग में होगा दोस्तों, उनको इसका फायदा मिल जाएगा। और कितना कितना फायदा मिलेगा आप खुद, अगर आपने 20 लाख का लोन लिया होगा दोस्तों 20 साल के लिए, 9% के, एक एग्जांपल के तौर पर है क्योंकि लमसम इतना ही 9% के मिला है आपको। आपकी EMI अगर 17,995 जाती थी दोस्तों, तो अब जाएगी दोस्तों 17,674 रुपए पर मंथ की। ठीक है, तो टोटल जो कुल रकम चुकानी होगी दोस्तों 43 लाख अगर पहले आप चुका रहे थे, तो अब 42 लाख, तकरीबन 80,000 का अंतर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 लाख के लोन में भी देख रहे हैं। और दोस्तों एक और चीज देखिए दोस्तों, अगर ये तो सब चीजें ठीक हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोन पर, या लोन सस्ते मिलेंगे आपके, लेकिन जो आपकी डिपॉजिट है बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, उन पे भी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे दोस्तों, और यहां पर होगा आपका नुकसान। अब नुकसान कहीं ना कहीं तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर बैंक यहां पर आपको लोन सस्ते दे रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके जमा पर भी कहीं ना कहीं उसमें कटौती होगी। लेकिन इससे बचने का मैं आपको तुरंत एक उपाय बता देता हूं दोस्तों, उस उपाय को कर लेना, क्योंकि डेट बिल्कुल नजदीक है, उस चीज को देख लेना। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये वाला क्यों किया गया है रेपो रेट, तो आपको पता है रेपो रेट कम क्यों किया गया है दोस्तों। बीते कुछ समय से महंगाई दर में गिरावट देखी गई है। 25-26 में महंगाई में और कमी आने का अनुमान है, तो महंगाई को देखते हुए, ठीक है ना, इसके ब्याज दरों को घटाया गया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी स्कीम है, इस चीज को जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि FD पर आपके काम होंगे। और ये देखिए, अंतिम तिथि चल रही है दोस्तों, 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, MSSC। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता है कि जो महिला सेविंग स्कीम है, इसमें 7.5% ब्याज मिलता है। इसके बारे में आपको बता दूं, चाहे वो बेटी हैं, कितने भी साल की हैं, या वाइफ हैं, माताजी हैं, बहनें हैं, उनके नाम पर आप महिला सम्मान सेविंग स्कीम खोल सकते हैं। बैंक में जाकर के खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर के खोल सकते हैं। इसका ब्याज दर है 7.5%, और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का इसमें खोल सकते हैं। 2 साल की दोस्तों यह स्कीम होती है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप कम का भी कर सकते हैं, 50,000 का भी कर सकते हैं, 1 लाख का भी, 2 लाख का भी। तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको कितना कितना इस पर ब्याज मिल रहा है। और ये बिल्कुल दोस्तों 31 मार्च को यह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा इसमें, इसलिए समय पर इस काम को कर लेना। इस पे 7.5% ब्याज है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, सेफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं दोस्तों,
सुकन्या समृद्धि जो योजना है बेटियों की, 10 साल से नीचे जो बेटी होती है उनका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सरकार दोस्तों 8.2% ब्याज दे रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 14 साल की यह स्कीम होती है, यानी कि कोई कोई कहते हैं कि यार 14 साल की जब बेटी हो जाती है तब है, या देखिए दोस्तों जब बेटी, जिस दिन भी आप अकाउंट खुलाओगे, सपोज 1 साल में खुला दिया तो 15 साल, सपोज 10 साल में आप बेटी का खुलवाते हो तो 14 साल और जोड़ लीजिए, 24 साल में इसकी जो मैच्योरिटी है, इतने साल तक आपको पैसा वहां पर जमा करना पड़ता है और 21 साल में यह मैच्योर हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज आपको डाउट आ रहा होगा दोस्तों कि यार बीच में अगर तोड़ना पड़े क्या है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों कुछ कंडीशंस में ही, या अगर उनकी बीच में शादी हो जाती है बेटी की तो यह स्कीम बंद करनी पड़ती है, ठीक है ना। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको दे दिया जाएगा सुकन्या समृद्धि। तो आप यहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का है, लेकिन ये वाला केवल 2 साल का एक एफडी टाइप का है, महिला सम्मान, ठीक है। उसी प्रकार से पीपीएफ में भी कर सकते हैं। अभी 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें दोस्तों, 15 साल की स्कीम होती है, 5-5 साल आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर का जमा कर सकते हैं। और बढ़िया बात इसमें यह है दोस्तों कि जो इसका मैच्योरिटी अमाउंट होता है ना दोस्तों, उसमें आपको टैक्स नहीं पड़ता है। तो यहां आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए कह रहा था मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा, सुझाव बताऊंगा, इन चीजों को आप कर सकते हैं अगर आप पैसा बचाना चाहते हो। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको अच्छी जगह कहीं पर लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें दोस्तों क्या है, मेन बेसिकली आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं पड़ता है। अब है दोस्तों इनकम टैक्स का, आपने सुनी रखा जो ऑलरेडी जो है वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी थी कि 12 लाख रुपए तक कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ और आगे के मेंशन कर देता हूं कि जो इनकम टैक्स बिल है उसको कैबिनेट से अब मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। वो तो बजट में बताया था उन्होंने वित्त मंत्री ने, लेकिन अब कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और 11 फरवरी को इसको लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। और एक और चीज है दोस्तों, जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें भी सुधार आएगा। अब देखिए इनकम टैक्स भरने में और होगी आसानी। केंद्र कैबिनेट ने नए आयकर विधेयक को दी मंजूरी। जो नया आयकर विधेयक है दोस्तों उसको भी मंजूरी दे दी गई है। और अब आप आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों आगे से, तो उसमें आपको सुविधा रहेगी, ठीक है। अब मैं आपके कुछ डाउट दूर करता हूं, कई वीडियोस देख लिए होंगे आपने, लेकिन देखिए 12 लाख तक का तो जो है कर दिया गया है। जो है 87A के तहत जो है सरकार 80,000 तक की छूट आपको दे देती है, कुछ भी नहीं पे करना होता है आपको, ठीक है। उससे ऊपर के ये हैं, लेकिन इस साल नहीं होगा दोस्तों ये लागू, मतलब इस साल इस फाइनेंस जो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, तो 31 मार्च तक वही पुराना वाला जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो स्लैब था, वही चलेगा। यह जो लागू होगा दोस्तों अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए होगा, जब आप अगला वाला अपना आईटीआर फाइल करेंगे या अगला वाला सैलरी पेंशन जो भी इनकम होगी आपकी, उसमें आपको यह लागू हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगा। दूसरा जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं दोस्तों, उनके लिए 12 लाख तो है ही, प्लस 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, यानी कि 12,75,000 पर जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो मैंने कुछ शर्तें बताई थी दोस्तों, यह न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको इसका फायदा मिलेगा। और आपकी जो सैलरी आती है, पेंशन आती है दोस्तों, किसी की स्पॉट से आती है, किसी की बैंक से आती है, फिर जो सैलरीज आती हैं दोस्तों, सैलरी जहां से डिसबर्स होती है, तो वहां पर दोस्तों आपका जो टैक्स का ऑप्शन है वह न्यू टैक्स रिजीम होना चाहिए। और आपको बताऊं कि न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट होता है आपके उसमें, आप चाहें तो वहां पर चेंज कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, लेकिन उससे आपको घाटा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रहता है। तो जब यह रहता है बाय डिफॉल्ट तो उसमें छेड़े ना, ठीक है। इसके बाद आपका ऑलरेडी जिनका टैक्स कट भी रहा होगा, अगले साल से उनका टैक्स ही कटना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जहां तक आईटीआर फाइल करने की बात है दोस्तों, अभी कुछ पूछ रहे थे कि अब तो हमें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। देखिए आईटीआर, आपका जो टैक्स है वहां पे करना और आईटीआर फाइल करना दोनों डिफरेंट चीज होती हैं दोस्तों। आईटीआर फाइल कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। आईटीआर वो भी फाइल करते हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। यह आपका एक इनकम प्रूफ होता है दोस्तों आईटीआर। इससे अगर आप लोन लेते हैं, कुछ ऐसी चीज लेते हैं, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आपने आईटीआर वहां पर फाइल की हुई दिखा दी है, ठीक है ना। दूसरा इसमें ऐसा है दोस्तों कि जरूरी नहीं कि आपका टैक्स पड़ ही रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आईटीआर कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है ना। लाखों लोग आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सपोज जो है 1 लाख लोग अगर आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों, तो उनमें से करीबन जो है मैं एग्जांपल दे, हो सकता है केवल 100 ही आदमी टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं जो जिनकी इनकम 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर है, आईटीआर फाइल कर ले। नहीं भी कर रहे हैं दोस्तों तो आपकी सैलरी से तो कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन बाई चांस अगर टीडीएस कट चुका है ना दोस्तों,
अगर टीडीएस कट चुका है तो आपको जरूरत पड़ेगी आईटीआर फाइल करने की, क्योंकि उसी से आपका टीडीएस रिफंड होगा, वापस आएगा। ठीक है, और इसमें केवल आपकी इनकम यही नहीं कि आप सैलरी पेंशन ही देख रहे हैं, आपकी अदर इनकम भी होती है, वो भी सारी जुड़ जाती हैं आपकी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलो, इसके अलावा दोस्तों 8वें पे कमीशन के बारे में भी बिल्कुल आप देख रहे हैं, 8 सेंट्रल पे कमीशन आयोग, अध्यक्ष, सदस्य और समय सीमा, संसद में सरकार का उत्तर। जी हां दोस्तों, घोषणा तो कर दी है 8वें पे कमीशन की। अब इसकी कमेटी जो है, समिति कब गठित कर रहे हैं, कौन अध्यक्ष होगा, ठीक है ना, कौन सदस्य होंगे, इस पर सवाल पूछा गया था संसद में। और आप देख ही रहे हैं कि क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 25 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन की गठन को मंजूरी दे दी? ये तो दे ही दी, सबको पता है, तो हाँ ही में जवाब आएगा। ठीक है, यदि हाँ तो ब्यौरा। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, यह है अब लेटेस्ट खबर। यह है कि इनकी नियुक्ति कब कर दी जाएगी, इनकी गठन की अधिसूचना कब तक जारी करेगी। ठीक है ना। और जो 8वां वेतन आयोग है, सरकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा, क्योंकि जो गठित करेंगे उनको टाइम भी तो देंगे कि इतना समय के अंदर जो है हमें इसकी रिपोर्ट दे दी जाए। तो इसके जो जवाब में लिखा है दोस्तों, ग और घ में, इस पर यथा समय निर्णय लिया जाएगा। जो सरकार ने जवाब दिया है कि हम समय रहते पूरा निर्णय ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होता है तो सरकार हो सकता है इनको कम समय दे, 6 महीने का समय दे, 8 महीने का समय दे, ताकि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके। ठीक है, अच्छा जी। और ये 8वें पे कमीशन पे ही आप देख रहे होंगे दोस्तों, कई वो निकल करके आ रहे हैं कि आपका फिटमेंट फॉर्मूला ये होगा, आपका ये होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक स्टार न्यूज की तरफ से भी आया था दोस्तों कि ये एक्सपेक्टेड सैलरी रिवीजन आपका जो है एम्प्लॉइज का 2.86 जो इसका फिटमेंट फॉर्मूला होगा। और इन्होंने यहाँ पर ये चार्ट भी बनाकर कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक। ठीक है ना। अब हमारा तो जो डिफेंस का है लेवल 3 से शुरू हो जाता है, सिपाही, नायक, हवलदार। ठीक है, तो इस हिसाब से शुरू हो जाता है। तो करंट इनकी यहाँ दिखाई गई है और रिवाइज यहाँ दिखाई गई है, कितना इंक्रीज हो रहा है वह भी दिखाई गई है। ठीक है ना। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फिटमेंट फॉर्मूला है, जहां तक मुझे लगता है 1.92 से लेकर के 2.86 इसका या इसके बीच का कुछ भी लिया जा सकता है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कईयों को डाउट रहता है कि यार डीए भी मिलता रहेगा, डीआर भी उतना ही मिलता रहेगा। जी नहीं दोस्तों, जब यह फिटमेंट फॉर्मूला बनता है तो जो आपका डीए करंट डीए डीआर होता है वह 0 हो जाता है। ठीक है ना, वो यहां पर जुड़ जाता है। उसके बाद आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। कुछ परसेंट गवर्नमेंट बढ़ाती है, 30%, 20%, 25%, जो भी बढ़ाएगी वो देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों 18 महीने के डीए के एरियर को लेकर के। बिल्कुल दोस्तों, इसको भी संसद में जवाब दिया गया है और जवाब वही दिया गया है जो पुराना पहले देती आई है सरकार। ठीक है, तो यह भी 3 फरवरी को पूछा गया था, आपको पता भी लग गया होगा कि क्या कोविड के दौरान केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए महंगाई और राहत के लिए रोक दी गई थी परंतु जारी नहीं की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? ठीक है ना। क्या सरकार कर्मियों द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इसे क्या सरकार इसे जारी करेगी? यह भी पूछा गया है। इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ा देने में सहायक होगी। अब देखिए दोस्तों, इनके सवालों के उत्तर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने दिए हैं। तो ये जो रोका गया था दोस्तों 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 20 और 1 जनवरी 2021 से, जो 3 आपको पता है 18 महीने का डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया है। तो कोविड-19 के कारण जो है आर्थिक व्यवधान हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि सरकार वित्तीय दबाव को कम किया जा सके। ठीक है ना। अब इसको द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के इसे जारी करेगी क्या? बिल्कुल यहां पर नहीं लिख दिया है कि हम इसे जारी नहीं करेंगे। और घ इसका ब्यौरा क्या है? तो अगर जब जारी ही नहीं करेंगे तो ब्यौरा क्या है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो फंड था, जो उस समय डीएडीआर फ्रीज करके किया गया था, सरकार का कहना है कि उस समय जो भी व्यवस्थाएं की गई थी कोविड-19 के दौरान, वो सारा का सारा फंड वहां पर लग गया, उस काम वो आ गया। बाकी दोस्तों आपकी कुछ राय हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।